GSTN जो कि एक बहुत दूरदर्शी के साथ सरकार ने 2013 में ही इसको बनाया गया था, उनको काम दिया गया था, उसी टाइम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। और इनफैक्ट मैनेज सर्विस प्रोवाइडर सिलेक्ट करने का काम भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास करने से पहले ही हो गया था। इन्फोसिस इज़ द मैनेज सर्विस प्रोवाइडर, तो उनको कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के द्वारा उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड करना कि क्या सॉफ्टवेयर बनाने का काम देना है उनको, उनकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, वो पूरा डिसाइड करना और वो कॉन्ट्रैक्ट देने का पूरा काम इवन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास होने से पहले ही हो गया था। इसीलिए अब आज हम तैयार हैं GST IT सिस्टम के साथ भी, और पूरा काम जो है फ्रंट एंड पे वो करेंगे, पर्टिकुलरली रजिस्ट्रेशन वो सब फ्रंट एंड पे होगा GSTN पोर्टल के, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, मेकिंग ऑफ टैक्स पेमेंट, ये सब काम जो है वो GSTN पोर्टल पे होगा। और उसके बाद कुछ काम ऐसा है जो कि बैक एंड में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को करना है, प्रोसेसिंग, तो वो काम के लिए भी 25 स्टेट ने ये काम GSTN को दिया है। सो सबका फ्रंट एंड का काम GSTN कर रही है और 25 स्टेट का बैक एंड का काम भी GSTN कर रही है। देखिए, यू स्टार्ट विद द टैक्स पेयर। डू यू सी द वर्ड टैक्स पेयर इन दिस ग्राफ? आई विल जस्ट एक्सप्लेन द रिटर्न प्रोसीजर, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि GST में साल में 37 रिटर्न फाइल करने होंगे। अब मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि 37 रिटर्न है ही नहीं, वो गलत बात है। कैसे है? आप ज़रा देखिए इसको, प्रक्रिया को। सबसे पहले जो है एक महीना पूरा होगा तो आप GSTN जो है उसके पोर्टल पे जाएंगे। मान लो जुलाई 1 to 31 जुलाई, सब 1 अगस्त के बाद आप GSTN पोर्टल पे जाएंगे और फिर आप जो है वो उसमें सप्लायर में GSTN के नीचे सप्लायर वर्ड लिखा है ना, यू आर ए सप्लायर, तो हर आदमी को अपने सेल्स के इनवॉइस की डिटेल डालनी है। हर आदमी को अपने परचेस की नहीं डालनी है, सिर्फ सेल्स के इनवॉइस की डिटेल डालनी है। तो आप अपनी इनवॉइस वाइज डिटेल उस फॉर्मेट में डालनी है आपको रिटर्न में। लेकिन मैंने जैसे आपको समझाया कि बहुत सारे बड़े बड़े फर्म जो है वो तो अपनी अपनी अकाउंटिंग सिस्टम ही ऐसी बना लेंगे टेलर मेड, कि जो कि GSTN में सीधा ही जुड़ जाएगा, क्योंकि उनके तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ वाउचर्स विल बी देयर। जैसे हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी, उनके तो लैक्स एंड लैक्स ऑफ वाउचर्स होंगे, तो उनके तो सब अपनी अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे ही बनेगी, वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में वो ऐसे चेंज करेंगे कि जो GSTN का रिटर्न में तुरंत परिवर्तन हो जाए। लेकिन छोटे व्यापारी भी, हम जो एक ऑफलाइन टूल दे रहे हैं, एक्सेल वर्कशीट, जावा बेस भी एक ऑफलाइन टूल देंगे, तो वो जावा बेस एंड एक्सेल टूल में अगर आप अपना हिसाब रखेंगे पहली तारीख से ही, 1 जुलाई से जितने आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो इनवॉइस वाइज डिटेल अगर आप उसमें डाल रहे हैं, तो फिर वो भी टूल GSTN के साथ कॉम्पेटिबल है। तो वो 1 ऑफ द मंथ वो सीधा ही आपके सब ट्रांजेक्शन अपलोड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक्सेल सीट में से सीधा रिटर्न में परिवर्तन हो जाएगा। सो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यही एक मेन रिटर्न है जो कि आपको फाइल करना है। सेल्स इनवॉइस की सब डिटेल देनी है व्यापारियों को, हर सप्लायर को। ओके, अब मैं अगर सप्लायर हूँ तो मुझसे खरीदने वाला जो है वो परचेजर बन गया, ठीक है। तो मैंने अगर उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी है कि भाई मैंने ये माल नरोना साहब को दिया है, इनका GSTN नंबर ये है, तो उनके पोर्टल पे जो है मैंने सप्लाई किया, राइट, तो उन्होंने मुझसे परचेज किया, तो मैंने डिटेल डाल दी, तो उनकी परचेज लिस्ट में ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। तो 15 तारीख तक आपको ये देना है, 10 तारीख तक आपको ये सेल्स का डिटेल देना है। 10 तारीख जैसे ही ख़त्म होगी मिडनाइट के बाद, हर व्यापारी को अपने अपने पोर्टल पे उनकी परचेज की डिटेल ऑटोमेटिक दिखेगी, ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि सबको अपनी सेल्स की डिटेल डालनी है, परचेज की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, परचेज की डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि आपने जिससे माल लिया है उसने अपने सेल्स इनवॉइस में ये डिटेल डाली है आपका नंबर देके कि मैंने इनको माल बेचा है। तो इसीलिए आपके पोर्टल पे परचेज की डिटेल जो GSTR 2 बोलते हैं हम, जो पहले हमने बोला कि सेल्स इनवॉइस की डिटेल आपको डालनी है, वो GSTR 1 हुआ। तो GSTR 1 आपने कर दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया।
फिर आपको 10 तारीख पूरी होते ही 11 तारीख को आपको दिख जाएगा कि भाई परचेजेज में क्या क्या है। मैं सप्लायर हूँ, मैंने अपना काम कर लिया कि 10 तारीख तक मैंने सेल्स इनवॉइस की सब डिटेल डाल दी, तो मुझे और कुछ नहीं करना है। मैंने जिस से माल खरीदा है उन्होंने भी अपनी सेल्स इनवॉइस डाली होगी, तो उनकी डिटेल के आधार पे कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मुझे 10 तारीख ख़त्म होते ही रात को 12 बजे के बाद तुरंत मुझे अपनी परचेस की डिटेल दिख जाएगी। GSTR 2 मेरा बन जाएगा ऑटोमेटिक। मेरा GSTR 2 मुझे नहीं बनाना है, वो ऑटोमेटिक बन गया GSTR 2। तो वो GSTR 2 जो बन गया उसमें अब एक चीज़ हो सकती है कि मुझे एक बार टैली करना है, ठीक है। तो मैंने अगर अपनी परचेस की डिटेल उसी एक्सेल फॉर्म में रखी है तो उसके साथ में मैच करके देखूंगा तो उसी ऑफलाइन टूल में से मुझे एक्सेप्शन वाले ट्रांजैक्शन मिल जाएंगे कि भाई परचेस की डिटेल जो GSTN वेबसाइट पे दिख रही है वो 50 ट्रांजैक्शन की है, लेकिन उसमें से एक ट्रांजैक्शन छूट गया है। मेरे टोटल 51 ट्रांजैक्शन थे परचेस के, लेकिन एक ट्रांजैक्शन की डिटेल उधर दिख नहीं रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि जिससे मैंने परचेस किया वो आदमी भूल गया या उस आदमी ने जानबूझ के उसको डाल नहीं दिया। जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीदेंगे तो आपको उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो उसका वाउचर दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो परचेज डिटेल इसलिए देखना है कि परचेस पे आपने जो टैक्स पे किया वो उसकी क्रेडिट लेनी है आपको, तो क्रेडिट लेने के लिए आपको परचेज रजिस्टर देखना है। तो अनरजिस्टर्ड से एक ये जो मुझे उपेंद्र बता रहा है कि एक दूसरा प्रोविज़न है जिसके बारे में भी आप जानते हैं कि अगर रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड से खरीदता है तो कंप्लायंस लायबिलिटी रजिस्टर्ड डीलर के ऊपर आती है, रजिस्टर्ड डीलर को उसका टैक्स पे करना पड़ता है। ये है। तो कुल मिला के ये है कि भाई आप वो सब परचेज डिटेल आ जाएगी, उसमें एक मेरा वाउचर मिसिंग है परचेज का ना, उसकी भी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेनी है। तो उस टाइम पे आई हैव एन अपॉर्चुनिटी कि 15 तारीख से पहले मैं उसमें एक वाउचर जोड़ दूँ। मैं ये कहूँगा कि ये मेरा वाउचर है जो कि मिसिंग है। जब मैं ये डालूंगा कि ये मेरा परचेज है और इस आदमी से मैंने लिया है, तो जिस आदमी से मैंने ख़रीदा है उस आदमी को भी वो तुरंत ईमेल से और उसके वेबसाइट पे आ जाएगा, उसके ई फाइलिंग वेबसाइट में आ जाएगा कि सो एंड सो इज़ क्लेमिंग कि उन्होंने आपसे परचेज किया है, तो डू यू ओन इट और डू यू नॉट ओन इट। इफ़ ही सेज यस तो रिकंसाइल हो गया, मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। इफ़ ही सेज नो तो फिर डिस्प्यूटेड रहेगा, लेकिन उस महीने में फिर भी उसकी क्रेडिट हम दे देंगे आपको। उस महीने में हम आपको डिनाई नहीं करेंगे क्रेडिट देना, यू अंडरस्टैंड। उस महीने में आपको उसकी फिर भी क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 15 तारीख पूरी हो गई, मैंने अपने परचेज वाउचर सब देख लिए, एक आध मिसिंग था वो मैंने बता दिया, तो GSTR 2 मेरा ओके कर दूंगा मैं। वो ऑटोमेटिक बन के ही आया है GSTR 2, उसको मैं ओके कर दूंगा। तो ओके कर दूंगा तो GSTR 2 मेरा सबमिट हो गया। 15 तारीख से पहले मुझे ओके करना है उसको। ओके का बटन दबा दिया, आपकी सेल्स की डिटेल आपने पहले ही दिया था, परचेस की डिटेल आपने कंफर्म कर ली जो ऑटो पॉपुलेट हुई थी, उसके आधार पे तुरंत 15 तारीख पूरा होते ही आपको आपका रिटर्न दिख जाएगा कि भाई आपका सेल्स इतना हुआ, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी एक्स अमाउंट है, परचेज इतना हुआ, उसके ऊपर ऑलरेडी आप इतना भर चुके हैं, तो x माइनस वाई जो z रहा उतनी आपकी टैक्स लायबिलिटी है, उसको आप कंफर्म करिए। सो परचेज और सेल्स की जो डिटेल दिया उसके आधार पे मेरा टैक्स का रिटर्न भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आ जाएगा। आई हैव टू सिंपली सी कि ये टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट कर रहा है वो ठीक है। वंस यू से ओके टू इट, just one click of a button, it is not a big return, it is a return which is auto populated. You have to simply click a button and say कि yes मेरा रिटर्न ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और उस रिटर्न को एक्सेप्ट करने के बाद आप 20 तारीख तक अपना टैक्स भर दीजिए ऑनलाइन या विच एवर मेथड। 20 तारीख तक आपको टैक्स भरना है, और आपके अकाउंट में आपका एक पर्सनल लेजर अकाउंट होगा ई फाइलिंग वेबसाइट पे, जिसमें आपको क्रेडिट दिखेगी कि मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट में कितना पैसा पड़ा है जो कि मेरी क्रेडिट है, और कैश या चेक या NEFT से मैंने ट्रांसफ़र किया वो कितना पैसा पड़ा है अभी बैलेंस, और अगर वो आपकी टैक्स लायबिलिटी इज इक्विवेलेंट टू योर बैलेंस तो फिर आप उसको तुरंत क्लिक करके पे कर सकते हैं। और अगर बैलेंस कम है आपके पर्सनल लेजर अकाउंट में तो थोड़ा पैसा क्रेडिट डाल दीजिए उसमें अपने अकाउंट में, और उतना पैसा क्रेडिट करके फिर आप, और बाकी बैलेंस अगर बचेगा तो भी वो आपको नेक्स्ट महीने काम आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा भी अगर आपका हो गया तो वो नेक्स्ट महीने काम में आ जाएगा। तो इस तरह का एक पूरा सिस्टम है।
तो इसमें कोई 3 रिटर्न पर मंथ है ही नहीं। लोग ये गिन रहे हैं कि 12 महीना 3 रिटर्न पर मंथ, तो 36 वो हो गए और प्लस एक एनुअल रिटर्न देना है, तो इस तरह से 37 गिन रहे हैं। 37 है ही नहीं, वर्चुअली देयर इज़ 1 रिटर्न, और वो भी रिटर्न कैसा है कि अगर आप अपना अकाउंटिंग उसी फॉर्मेट में करो एक्सेल सीट में, तो फिर आपको कोई अलग से रिटर्न फाइल करना ही नहीं है, उसी को आपको सबमिट करना है। पूरे अकाउंट्स की डिटेल जो है आपकी, इनवॉइस वाइज डिटेल जो है वो, कि मैंने किसको बेचा, उसका GSTIN नंबर क्या है अगर है तो। और अगर आप B2C ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स विल बी डूइंग B2C ओनली, तो B2C वाले को भी इवन इफ इज मोर देन 20 lakhs, इवन इफ इज मोर देन 50 lakhs, मैंने आपको बोला ना कि 50 लाख वाले को तो कंपोजिट स्कीम में सिर्फ टर्नओवर दिखाना है टोटल, बट अगर आपका 5 करोड़ का भी B2C ट्रांजेक्शन है, सिर्फ B2B एक भी नहीं है, तो फिर आपको टोटल टर्नओवर ही देना है, उसमें भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल नहीं देनी है। सो डोंट थिंक कि किराना वाले को जो 5 करोड़ का टर्नओवर साल का कर रहा है, उसको हर एक आदमी को अपना वाउचर की डिटेल देनी है। नो वे, इट इज़ ओनली सपोज टू बी टोटल टर्नओवर B2C ट्रांजेक्शन में। बट B2B में हमको इनवॉइस वाइज डिटेल इसलिए चाहिए कि हम इनवॉइस वाइज मैचिंग करके ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देने वाले हैं। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चाहिए तो फिर हमको इनवॉइस वाइज डिटेल भी चाहिए, ये मैचिंग करना बड़ा ही ज़रूरी है। और मैचिंग में हम, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कह रहे हैं कि आपने उनसे माल ख़रीदा लेकिन वो ओन अप नहीं कर रहा है, तो भी हम उस महीने में आपको लायबिलिटी में नहीं गिनेंगे, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट दे देंगे, लेकिन आपको 1 महीना मिलेगा सॉर्ट आउट करने के लिए उनके साथ, जो जिसने आपके साथ गद्दारी किया, उसने आपका टैक्स पे नहीं किया, उसके साथ 1 महीना मिलेगा सॉर्ट आउट करने के लिए। उस 1 महीने में अगर नहीं हुआ तो फिर आपका अकाउंट रिवर्स हो जाएगा, आपके डेबिट साइड में आ जाएगा। आपका जो लेजर बैलेंस है, जो उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया था, वो डेबिट में आ जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट डेबिट हो जाएगा उतना अमाउंट का, उस वाउचर का। या B2C, नो, वो तो डिपेंड ऑन द रेट ऑफ द टैक्स ना, आइटम वाइज टर्नओवर लिखना पड़ेगा ना, आइटम वाइज। जैसे मैं एक टीवी डीलर हूँ, मैं टीवी भी बेच रहा हूँ, एयर कंडीशनर भी बेच रहा हूँ, तो मुझे तो B2C अगर ट्रांजैक्शन करा हो तो मुझे इनवॉइस वाइज डिटेल देने की जरूरत नहीं, बट मेरा टोटल AC में टर्नओवर कितना इंटू 28%, फलाना में कितना इंटू 100%, सो वो तो HSN कोड वाइज उसको टर्नओवर देना पड़ेगा, HSN कोड वाइज। नहीं, क्रेडिट तो मिल जाएगा उसको, क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि जिससे उसने सप्लाई किया है उसने अपना अपलोड किया ना, जिसने उसे खरीदा है होलसेलर से। ओके, आई एम ए रिटेलर, मैंने होलसेलर से खरीदा, तो होलसेलर जब उस ट्रांजैक्शन को ऑन अप करता है, मैंने उससे जो ट्रांजैक्शन किया, उपेंद्र, जब आपने खरीदा तो आपने सपोज मेरे से खरीदा था, तो आपने GSTR 1 सबमिट किया, मैंने GSTR 1 सबमिट किया, वो आपके GSTR 2 में ऑटो पॉपुलेट हो गया और 100 AC का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्रेडिट पूरा मिलेगा जैसे ही आपने परचेज किया, बेचने से लिंक नहीं है उसका। अब जब आप बेचेंगे, क्योंकि आप B2C सप्लाई कर रहे हैं, तो आपने AC का बताया 10 बेचा, TV का बताया 20 बेचा, तो आपको इनवाइस वाइज डिटेल नहीं देना है, क्योंकि आप B2C सेल कर रहे हैं। तो आपको टोटल बताना है कि AC पे रेट इतना है, उसका इतना वैल्यू है, TV का इतना पीस है, इतना रेट है, इतना वैल्यू है, तो आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। जो आपको क्रेडिट मिला वो 100 AC का मिला था, और सपोज 100 ही आपने TV खरीदे थे जो मेरे से ऑटो पॉपुलेट हुए थे, तो आपके पास क्रेडिट है, जो आपकी आउटपुट लायबिलिटी है वो कैलकुलेट हो गई, नंबर ऑफ AC सोल्ड और नंबर ऑफ TV सोल्ड, और जितना आपके पास क्रेडिट है उतना आप ऑफसेट कर लेंगे। 1-to-1 कोरिलेशन नहीं है कि आपने 10 TV बेचा तो 10 का ही क्रेडिट मिलेगा, आपको क्रेडिट 100 का मिलेगा, आपने 10 पे करना है। जब आप अगले महीने और 20 बेचेंगे, उससे अगले महीने और 50 बेचेंगे, अगर आपके पास बैलेंस है तो आप यूटिलाइज कर लेंगे, अगर बैलेंस ITC में नहीं है तो कैश में दे देंगे। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ, देखिए B2B में अगर
मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इससे ख़रीदा है और वो ऑन अप नहीं कर रहा है, तो हम दोनों के ऊपर लायबिलिटी डाल रहे हैं। आपके ऊपर ये लायबिलिटी डाल रहे हैं कि आपको हम 1 महीना दे रहे हैं, उनको समझा के टैक्स भरवाओ, ठीक है। एक तो ये रहेगा, उसके ऊपर तो पूरी की पूरी जिम्मेवारी आएगी, बिकॉज देन वी विल चेक ऑल हिज अकाउंट्स, है ना। उसको भी हम नोटिस देंगे, इजंट इट। देयर इज अ प्रोविजन टू प्रेशराइज हिम ऑल्सो। तो ऐसा नहीं कि हम पूरी की पूरी जिम्मेवारी खरीदने वाले के ऊपर डाल रहे हैं, हम भी उसके ऊपर जो कार्रवाई करनी है टैक्स लॉ में वो करेंगे, लेकिन दोनों के ऊपर प्रेशर ला रहे हैं। और क्योंकि हमने कंप्लायंस रेटिंग का प्रोविज़न रखा है, व्यापारी को कोई चीट नहीं कर जाए, इसलिए व्यापारी कैन सी कि हर एक का क्या रेटिंग है, कोई भी डीलर का रेटिंग क्या है, और उस हिसाब से वो डील करेगा। ऐसे केस में अब एक बार क्रेडिट रिवर्स हो गया क्योंकि मिसमैच हुआ था, जब सप्लायर पे कर देगा तो ऑटोमेटिकली बायर को क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अब सरकार के पास टैक्स आ गया है, बायर को क्रेडिट मिलेगा जैसे ही सप्लायर ने पे कर दिया। तो ऐसा नहीं कि सप्लाई रिसिपिएंट का क्रेडिट रिवर्स हो गया और सरकार चुप बैठी है, नहीं। आपने डिक्लेयर किया कि आपने मेरे से खरीदा था, मैंने अपनी रिटर्न सबमिट नहीं की, तो सरकार टैक्स ऑफिसर मेरे पीछे भी आएगा कि आपने तो बेचा है, किसी ने दिखाया हुआ है कि आपसे परचेज किया हुआ है, तो आप टैक्स क्यों नहीं जमा कर रहे हो। जैसे ही टैक्स जमा होगा रिसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि पहले लिया था और मिसमैच की वजह से रिवर्स हुआ था। अगर आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे, जब तक आपके पास स्टॉक में रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको डिस्ट्रॉय किया कि अब तो मैं बेच ही नहीं सकता, या आपने जिससे खरीदा था उसको वापस करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी तो मैन्युफैक्चरर के एंड पे जाता है, तो उस केस में आप क्रेडिट रिवर्स करके मैन्युफैक्चरर को दे देंगे और मैन्युफैक्चरर को फिर घाटा होगा, क्योंकि जो है एक्सपायर्ड प्रोडक्ट हो गया। ओके, सरकार को तो मिलेगा टैक्स, क्योंकि नहीं, हम उसको रिफंड नहीं दे रहे हैं, हम रिफंड नहीं दे रहे उसको, हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट को बैलेंस में रख रहे हैं। जब तक वो बेचेगा नहीं तब तक उसको रिफंड नहीं मिलेगा, बेचेगा तभी उसको उपयोग करेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का, अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को मीट विथ करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ करेगा।